Good morning, class. Today's topic which we are going to start is integration. So write down the topic integration. Okay, this is the 7th chapter of NCERT of class 12th. Okay, integration. सो कैलकुलस जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड वन इज़ इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शन से स्टार्ट करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट पूरा फिनिश किया है. ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज़ इंटीग्रेशन. हम लोग स्टार्ट करें इंटीग्रेशन से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक हमारी सारी बातें होंगी. तो ये सारे चैप्टर जो है सेकेंड पार्ट हमारा जो है इंटीग्रल कैलकुलस वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. ठीक है, दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ कैलकुलस. ओके, तो बेसिकली द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन. ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. इंटीग्रेशन मीन्स समेशन. ओके, तो अब बेसिक डिफरेंस समझो पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस क्रिएट करना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम. ओके, सम करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो सपोज ये कोई एक टुकड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं. ठीक है, इन सब पार्ट्स को अगर ये पूरा अभी बल्क में है, इसको अगर मैं हर एक पार्ट को अलग अलग कर दूं, हर एक पार्ट को मैं अलग अलग कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको मैंने अलग अलग कर दिया. दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन. और हर पार्ट को हम dx के नाम से जानते थे. dx इज द स्मॉलेस्ट विड्थ या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ x. यस और नो? क्लियर है? फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट. ओके, और अगर मैं इन सारे टुकड़ों को एक साथ सम अप कर दूं तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंटीग्रेशन. ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में. क्लियर है? ओके, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं. कितने टाइप्स से? दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं. द फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड द सेकेंड वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, तो राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. पार्ट 1 indefinite and part 2 definite. ओके, ठीक है. फिलहाल हम लोग पार्ट ए की बात करने वाले हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग सिंपल फॉर्मूलाज बेसिस क्वेश्चन करेंगे. फॉर्मूला सारे हम फॉर्मूले को पढ़ेंगे एंड देन फिर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ सम, लेकिन ये एरिया कैलकुलेट करने में काम आता है. तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए. फिर हम सेकेंडरी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जंप करेंगे. ठीक है, दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इंटीग्रेशन पर लिमिट आ जाती है, यहाँ लिमिट होती है, यहाँ लिमिट नहीं होती है. ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वाली सारी बातें वो हम बाद में बात करें. तो सबसे पहले बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की. तो देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है. देखिए हेडिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, इसके अंदर देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ सिनोनिम्स है. क्या है? सिनोनिम्स मतलब इसके कुछ और भी नाम है. तो इसका जो पहला नाम है, ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिख देना, है ना. इसके सिनोनिम्स लिख लेना. ठीक है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव. और कहीं कहीं पर इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं. ठीक है, याद रहेगा, एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव. ओके, तो यहीं पर एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या निकलता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा. डिफरेंशिएशन का उल्टा डेट मीन्स, अब यहाँ से देखो डेफिनेशन पार्ट क्या आता है इंटीग्रेशन का. देखो पहले सुनो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे भी हमने सीखा था, रिवर्स प्रोसेस ही तो सीख रहे थे ना यहाँ पे. ठीक है, डिफरेंशिएशन में सबको अलग किया था, इंटीग्रेशन में सबको सम अप किया था. सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डेफिनेशन पार्ट में लिखें इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन.
लिखा है यहाँ तक? ऑलराइट, देखें अब पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। अब रिवर्स प्रोसेस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल फंडामेंटल क्लियर इसका करना पड़ेगा। अब देखो सुनो, फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, जैसे सपोज कोई एक फंक्शन मैंने लिया, ठीक है, फंक्शन क्या लिया मैंने, स्मॉल एफ एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जस्ट सपोज इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आया वो कैपिटल एक्स, कोई नया फंक्शन आया, और सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मुझे पता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कोई मुझे नया फंक्शन मिलता है, सो इस फंक्शन का जिस दिन मैं इंटीग्रेशन करूँगा उस दिन मुझे ये फंक्शन मिलेगा, यस और नो, यस। तो इंटीग्रेशन का, अब ध्यान से सुनना, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, रुकना अभी, लिखना नहीं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं ऐसा। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन, समेशन का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, एस, ये एस ही है लेकिन थोड़ा सा खिंचा हुआ है ऐसे, यस और नो। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। इस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट मिलेगा, यस और नो। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। देखो फिर से समझो, हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो स्मॉल एफ एक्स आया, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे स्मॉल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट मिल गया। इसका डिफरेंशिएशन किया, कैपिटल एफ एक्स आया, उसको मैंने इंटीग्रेट किया तो स्मॉल एफ एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट आया। अब यहाँ पर इस सी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब इन सारी टर्मिनोलॉजी को मैं एक बार पहले डिफाइन कर देता हूँ। देखो ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेंड, क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड, ठीक है। dx मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया हमने, ओके। और जो हमें आंसर मिला, दिस आंसर इज नोन एज इंटीग्रल, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल। और इस c को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि यही इस चैप्टर का जो नाम है वो डिफाइन करेगा, सी डिफाइन करेगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन द पॉइंट नंबर 5, ठीक है। देखो यहाँ मैं सी की बात कर रहा था, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 5 में, सी इज ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये सी का हमने जो नाम लिखा है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में डिफाइन नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, ये डिफाइन नहीं होता है, ये डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए इसकी वजह से इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने दिया है, ठीक है ना। यानी ये सी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले पॉइंट नंबर 6 को लिख लो, पॉइंट नंबर 6 को लिखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन indefinite integration geometrically represent the family of curves, फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी पेन रख दो, समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फंक्शन 2x का अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, अभी मुझे किसी भी इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली x² प्लस एनी कांस्टेंट आया होगा। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, 2x वही तो आएगा और कांस्टेंट का तो 0 होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं
इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो मुझे 2x मिलता है। क्लियर है? देखो मैंने डिफरेंशिएशन किया किसका, एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर का करके देखते हैं तो कितना आएगा, 2x आएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो कितना आएगा, 2x ही आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, ऑल्सो 2x। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, अब कितना आएगा, अगेन 2x ही आएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, कितना आएगा, 2x ही आएगा। इसका मतलब ये जो c है, ये यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -1 है, यानी c अननोन है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइन नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस c की वजह से। और ये हर जगह लटकेगा, हर आंसर में c लगाना पड़ेगा, हर आंसर में, हर फॉर्मूले में हमें c जोड़ना पड़ेगा, हर आंसर में हमें c लगाना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आंसर में हमें c लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो अननोन रहेगा। अगर उसने कोई कंडीशन दे करके हमें c निकलवाया है तो एक बात अलग है, अदरवाइज हम c ऐसे लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके आंसर्स हमेशा इनडेफिनेट ही आते हैं, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपका आंसर कुछ आया, किसी और ने कुछ दूसरी मेथड से किया तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, आंसर इनडेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट ही आएगा ना, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये बातें लिखो। तो बेसिकली हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखें अब इनमें इन सब के ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने कौन सा फंक्शन लिया था, एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन लिया था, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, इन सारे फंक्शन के मैं कर्व्स बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करूँ तो हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला टाइप बनेगा इस तरीके से, ओरिजिन से पास होता हो, या सुनो, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करूँगा तो इसका ग्राफ 1 शिफ्ट करके ऊपर बनेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करूँगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करूँगा तो ग्राफ नीचे से ऐसे जाएगा। क्या ये सारे जो फंक्शन है जिसमें मैंने c को अलग अलग वैल्यू में रखा और सबके सब मुझे सेम फंक्शन का ग्राफ बना के दे रहे हैं, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहे हैं। एक कर्व मैंने लिया एक्स स्क्वायर, उसकी पूरी फैमिली बनती जा रही है, यस और नो, तो पूरी फैमिली बन रही है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ c। और उस c की वजह से इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रखा। और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें खास बात ये है कि अगर मैं किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर इसमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, क्या ड्रॉ करूँगा, y एक्सिस के पैरेलल जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये x इक्वल टू a की लाइन है, तो मुझे हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हर कर्व की इक्वल स्लोप मिलेगी, इक्वल टेंजेंट मिलेगी, सॉरी इक्वल टेंजेंट। देख लो, चेक कर लो, किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे हर कर्व की इक्वल टेंजेंट मिल रही है ना, मिल रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके, इसको लिखो। ऑलराइट, ये एक पॉइंट यहाँ पे हमने जो बात की थी x इक्वल टू a पर हमें हर एक स्लोप की इक्वल टेंजेंट मिल रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वल टेंजेंट ऑफ ऑल कर्व्स एट x इक्वल टू a, टेंजेंट भी इक्वल है तो स्लोप भी इनकी इक्वल ही होगी, ठीक है ना। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है वो क्या है, बेसिक थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब बेसिक एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, कोई थ्योरम, कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं, छोटे छोटे पॉइंट से 3-4। उसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस कांस्टेंट को हम बाहर बुला लेंगे। ऐसा हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे, दैट्स इट। तो k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx। बात समझ में आ रही है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) समेशन में हो या डिफरेंस के साथ हो, सब्ट्रैक्शन में हो, ठीक है, और मुझे क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं दोनों फंक्शन पर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बेसिक मतलब एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऐसा डिवीजन में नहीं करना है और मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है, वहाँ पे अलग रूल चलते हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3 है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f(x) dx इज इक्वल टू f(x) dx। कैसे? हाँ, बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने उल्टा दे दिया, अब आंसर क्या आएगा? एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, एफ एक्स आएगा यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाहर था फंक्शन के साथ, तो सी लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी जीरो कर दे, लेकिन यहाँ पे सी आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। बात समझ में आ रही है? लिखें, इसको नोट डाउन करें। ऑलराइट, लिख लिया? वहाँ तक सारी बातें होगी क्लियर? ओके, हमारा नेक्स्ट टाइटल है लिस्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूला है हमारे पास, उसकी हम एक लिस्ट बनाते चलते हैं, समझते चलते कुछ फार्मूलाज को उनके प्रूफ के साथ, और फिर बाकी हमको याद करना है सारी चीज़। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने याद किया था, वैसे इसमें भी याद करना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स। कितना आएगा? के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, के एक्स का के, सी का 0 आ रहा है के। ओके, पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन था एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करके देखूँ मैं, देखो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, 1 से 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो एज इट इज़ है, कॉन्स्टेंट का 0, ये कट जाएगा। आया ना? ठीक है, ओके, तो ये प्रूफ है इसका छोटा सा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स वही रहेगा और इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, तो ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। इसका आंसर आएगा एल एन मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, एल एन एक्स का 1 बाई एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, लेकिन मॉड एक्स क्यों लगाया मैंने कि पॉजिटिव क्वांटिटी को ये कैरी करता है अपने में। ठीक है, ये ध्यान रखना मॉड्यूलस का। पॉइंट नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका आंसर आएगा ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना, वही आंसर आएगा। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे भी आएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है ना ये, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों। ठीक है ना? ओके, पॉइंट नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। ये आपको याद कर लेना है डायरेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। कैसे निकालेंगे, कैसे इसको देखो, इसको निकालने का तरीका ये वाला फॉर्मूला है। एक्स की पावर में कितना है यहाँ पे 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। याद रह जाएगा। ये 2/3 क्यों हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर वाला इंटरचेंज हुआ। ठीक है, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये आपको रट लेना है। मतलब ये इसलिए रट लेना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होगा, डायरेक्टली हम बार बार करने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसका। ये सारी बातें कॉपी करो पहले। ओके, फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। कितना आएगा आंसर? ऐसा आंसर सोचो जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूं कि मुझे साइन एक्स मिले, प्लस का माइनस कोस एक्स। वेरी गुड, माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, पॉइंट नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, लॉग सेक एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स इंटू 10x। डिफरेंशिएशन किया, ये कट जाएगा तो 10x मिलेगा, मिल रहा है ना? ओके, पॉइंट नंबर, फॉर्मूला नंबर 10 देखो। अब चाहे तो लिखते चलो साथ साथ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स to the log mod sin x प्लस कांस्टेंट।
इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 1 अपॉन साइन, साइन का कोस, तो कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना, इसका एक फॉर्मूला और है, मैं और करके इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यस और नो। इसको मैं 1 अपॉन कॉस लिख करके लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस आगे ला सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यस और नो। ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 11 है ना, साइन कॉस टेन कॉट। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, और माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो रेसिप्रोकल हुए कि नहीं हुए, दोनों हुए ना। सिमिलरली इसका एक फॉर्मूला और होता है, और करके लॉग मॉड टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं एक साथ, ठीक है, लिखो यहाँ तक। ओके, लिख लिया यहाँ तक। ओके, फॉर्मूला नंबर 12 कौन बच गया इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। इसका फॉर्मूला आता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। 13 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस कॉन्स्टेंट। क्रॉस चेक करते रहना, 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। पहले ये बात मैं बता दूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझने से पहले डिफरेंशिएशन के सारे आने चाहिए। हाँ, पता चला वो आते ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसका माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। लिखा, ओके। फॉर्मूला नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो है ना, क्रॉस चेक कर रहे हो ना। लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूले ख़त्म ही हो गए, ऐसा नहीं, बहुत फॉर्मूले आएंगे अभी आगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोग चैप्टर अभी स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से सारे क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे और जो भी फॉर्मूले एडअप होते जाएंगे वो सब हम लिखते चलेंगे। अभी तो इन्वर्स के सारे बाकी है, लीनियर फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं इसके अंदर, मतलब एक अलग अलग कैटेगरी बनती जाएगी। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं लोग फॉर्मूले लिखता जाऊँगा और हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आप लोग खुद ही जवाब देना, आपसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, क्या आंसर आएगा, फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये जाएगा x टू द पावर 6/6 प्लस कॉन्स्टेंट। सिंपल है, क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 dx, कितना आंसर आएगा, x टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/3 dx, कितना होगा,
कितना आ रहा है समीर? ऐसे लिख सकते हैं 3x रेज़ टू 2/3 अपॉन 2 प्लस c 3/2 x रेज़ टू 2/3 प्लस c 3/2 x रेज़ टू 2/3 प्लस सी। सही है, पावर में एक ऐड करना है, सिंपल। ठीक है, तो -1/3 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? -1 प्लस 3/3, तो प्लस का 2/3 और नीचे 3/2 हो जाएगा, है ना, वो रिवर्स जा करके 3/2। ओके, पॉज द वीडियो, है ना। कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ, ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ ln √x dx। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है ना। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये ln जो है ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e होता है ना। तो ये बेस e और इसके नीचे भी e बैठा हुआ है, दोनों कट जाते हैं, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ √x बचेगा सिर्फ, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 2/3 x⁻³ 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो? ये तो फॉर्मूला हमने लिखा है, मैंने बोला याद कर लेना इसको, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ओके, पहले इसको समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इंटू b⁻x dx कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप मुझे बस बता दो आप। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू b⁻x dx। यस और नो? एंड देन अब क्या करेंगे? नहीं, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x। ए कुछ भी हो सकता है, आज के दिन ए की जगह ए भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता था, a⁻x अपॉन log a बेस e, तो जाएगा ab⁻x अपॉन log ab बेस e प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो? सिंपल। ओके, अगले क्वेश्चन, पहले फोर्थ की बात करेंगे फिर थर्ड पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करें इसको? हाँ, पहले देखो ये होता है स्प्लिट एंड डिवाइड मेथड। कौन सी मेथड? दोनों सेम, स्प्लिट एंड डिवाइड, है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? स्प्लिट एंड डिवाइड, यानी क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको दोनों में स्प्लिट कर दो, डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो कितना जाएगा? ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ / x² dx। ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, अलग अलग, है ना, -1/x² dx। बेसिक थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन भी मैंने यूज़ कर ली। देखो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ x का इंटीग्रेशन, x⁻1 जोड़ करके डिवाइड लगा दो, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? हाँ, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन में x⁻⁻2, और इसका इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल। सेम उसके साथ भी काम करना है। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, ट्राई करो इसको। बना या नहीं बना? बना? जल्दी करो।
फर्स्ट स्टेप यही आएगी। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ये हटा दूँ, कॉपी किया इसको नीचे वाला, सिंपल है, हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/5 डी एक्स, यस और नो, प्लस अब की बार ये कैंसिल, इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखो क्या करना है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 डी एक्स। क्या ये ए की पावर एक्स जैसा है? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, लेकिन एक्स नेगेटिव है। अब देखो ये नेगेटिव एक्स का बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पे, ये एक माइनस साइन बाहर दे देता है, तो ये ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, या लॉग ए बे सी, एक ही बात है, लेकिन निगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि एक्स नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन माइनस ऑफ एल एन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ जाएगा इसका। आया समझ में? ये निगेटिव का फंडा समझ में आया? देखो इसका दूसरा तरीका सिखाता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक काम करते हैं, इस -x को थोड़ी देर के लिए t लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? t। अब जो हम लेट करते हैं ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो -x का -dx और t का dt, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से dx बराबर कितना जाएगा, माइनस का dt। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो ये फंक्शन कैसे रिड्यूस होगा, ये होगा इंटीग्रेशन 5 टू दी पावर, देखो -x को मैंने t माना था ना, तो t, और dx की जगह क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ dt। अब देखो ये a की पावर x जैसा इंटीग्रेशन है, आया समझ में? तो ये माइनस जो है ये यहाँ रोल प्ले कर रहा है, समझ में आ रही बात? तो ये अब आने वाले क्वेश्चन में हम t लेट करना भी सीखेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में करेंगे एंड देन फिर हम डायरेक्ट करना सीखेंगे कि भाई बार बार t लेट ना करें, ताकि हमारा टाइम बचे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो बाकायदा हम पूरा दिखाएंगे उसको, कंपटीशन का होगा तो हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। तो इसको पहले पॉज करें, ठीक है? ऑलराइट, देखिए 4 क्वेश्चन और है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सारे, आप लोग ट्राई करिए फटाफट फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, आंसर दो मुझे, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 3/5 प्लस एक्स प्लस सी, वेरी गुड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच बताओ पहले। इसको तीनों में डिवाइड लगा दो पहले, ठीक है? मैं भी कर देता हूँ। अब स्टेप्स कम करना सीखो, ठीक है? यही स्टेप आई है ना, x + 5 - 4/x²। बताओ जल्दी से, सारे फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, कितना आंसर आएगा? प्लस x⁻⁻1, या माइनस, इसको प्लस 4/x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, प्लस कांस्टेंट 4/x लिख सकते हैं ना इसको, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट पे बात करें, कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहली स्टेप क्या होगी इसकी, तो ओपन करो ना,
ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, बताओ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, एक्स प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 1/x। -2a भी करते वक्त ए और भी कट जाएंगे तो सिर्फ -2 आएगा। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये तो सिर्फ फंक्शन को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। बात समझ में आ रही है? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सिंपल फार्मूला लगा के एक्स का हो जाएगा x²/2, 1/x का कितना होगा, 1/x का log x, ओके, -2x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट की बात करें, क्या आंसर आएगा इसका? देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग दे दो। इसका इंटीग्रेशन तो ये खुद, इसके इंटीग्रेशन में k बाहर आ जाएगा, याद आया, 2 बाहर आएगा, इसका हो जाएगा x³/3 प्लस e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको पूरा कॉपी करो, पहले आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, लिखो उसको। ओके, रेडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 7.1। क्वेश्चन पढ़े एक बार। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि इस स्मॉल एफ एक्स का जिस दिन मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वो इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन आएगा वो कैपिटल एफ एक्स आएगा। यस और नो? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बेसिक में भी हमने ये बात पढ़ी है। यस और नो? ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एफ एक्स कितना है मेरे पास, 4x³ - 6। ठीक है, ये प्लस कॉन्स्टेंट अलग ही है, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर देना है। ठीक है, ओके, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4x⁴ - 6x प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो? 4 से 4 उड़ा दो, ये क्या चल रहा है इधर, कैपिटल एफ एक्स चल रहा है। तो कैपिटल एफ एक्स कितना है मेरे पास, यह है x⁴ - 6x प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन सुनना ध्यान से, उसने कंडीशन क्या दी है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, हाँ मैंने आपको बताया था कि ये सी वैसे तो इनडेफिनेट होता है, मतलब डिफाइन नहीं होता, लेकिन वो हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन देकर के सी डिफाइन करवा सकता है। तो इसका मतलब ये, इसका एक मुझे फिक्स आंसर निकलवाना चाहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि x की जगह 0 रखोगे यहाँ पर तो पूरा एफ ऑफ 0 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो पुट एक्स की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो देखो यहीं कर दो डायरेक्ट। तो एफ ऑफ 0 की जगह 3 रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, 0 - 0 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो मेरा एफ एक्स कैसे डिफाइन होगा, इट इम्प्लाइज कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ - 6x प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो कि एक डेफिनेट आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको टी पुट करना सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि अंदर जो फंक्शन है ये एक्चुअल में फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अंदर लीनियर फंक्शन है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन लगा हुआ है। तो अंदर वाले फंक्शन को थोड़ी देर के लिए पुट कर लेते हैं। पुट 2x + 3 इक्वल टू कितना, t। ठीक है, देखो पहले t पुट करना सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जिसको t पुट करते हैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था। तो देखो 2x का हो जाएगा 2dx, यस और नो, और 3 का 0, वो कांस्टेंट है, और dt का और t का dt हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे dx कितना मिला, यहाँ से मुझे dx मिला dt/2, यस और नो। dx निकाल लिया, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखो इंटीग्रेशन में देखो रूट के अंदर कितना आएगा, t, और dx से गया dt/2, तो dt तो यहाँ लिख दिया, 1/2 अलग कर दिया, यस और नो। अब ध्यान से सुनना, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, 2/3 x की पावर 3/2, तो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2, x की जगह t है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस में कितना कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका, देखो वापस t की जगह वापस भूलना मत, इसको रखना। t सब्स्टिट्यूशन था, हमने एक
सहारा लिया था आगे बढ़ने के लिए, वापस एक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 1/3 अलग, रूट के अंदर सॉरी रूट नहीं आएगा, है ना, ये जाएगा 2x + 3 की पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। वैसे इसको मैं चाहूँ तो रूट में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है x√x बराबर x की पावर 3/2 होता है, यस और नो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2x + 3 √2x + 3 आगे 1/3 है प्लस कांस्टेंट। अब बच्चे को एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर आपने ये 2 से 2 डायरेक्ट काट दिया, ये 1/2 सर अगर ब्रैकेट में यहाँ की जगह यहाँ लगा देता तो ये c के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो सकता था ना, तो c/2 आता। बेटा c कुछ भी हो सकता है, c/2 हो सकता है, c हो सकता है, उस c/2 को तुम नया बड़ा वाला c मान लेना, सिंपल है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। इसको लिखो, कॉपी करो इसको अच्छे से। ऑलराइट, कॉपी कर लिया, यस और नो, ओके। देखो इसकी एक मेथड और है मेरे पास, इसको अभी मेथड 1 आप मार्क कर लीजिएगा, है ना। इसकी मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पहले समझना अच्छे से मेथड सेकेंड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। एनसीईआरटी अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ऐसे प्रॉपर करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन आया तो आप फिर मेथड 2। देखो इसको क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट कितना है, बोलो 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 2x + 3 dx, ठीक है। क्या इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ √x मान के चलूँ? √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, यस और नो, है ना। x की जगह कौन है आज 2x + 3। अब तो सुनना ध्यान से, अंदर अगर लीनियर फंक्शन हो, अंदर क्या हो, लीनियर फंक्शन समझते हो ना, जिसमें x की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1, तो लीनियर फंक्शन में देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अकेला, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड लगा दिया 2 से 2 घटा, सीधा वही आंसर आएगा, यस और नो। तो जब भी लीनियर फंक्शन दिखे ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना मत भूलना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, आगे मल्टीप्लाई में लेके आते थे ना उसको, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में लीनियर फंक्शन का क्या होता है, डिवाइड लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √7x + 3 dx, तो आंसर कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 2/3 बोलो 7x + 3 की पावर कितना 3/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस कांस्टेंट। उस मेथड से करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे ये कट नहीं रहा तो काटना नहीं है, जबरदस्ती काटना नहीं, ये 2/21 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन को, उस मेथड 2 को भी लिख लीजिएगा, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आप ही को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 11 होगा आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, एक नीचे छोटा सा एग्जाम्पल डाल देना साइड में। Okay, try this question. पहली स्टेप क्या होनी चाहिए इसकी, रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करो इसको।
ओके जब इसको रेशनलाइज करोगे तो आई थिंक ये वाली टर्म बनेगी इंटीग्रेशन में रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 dx। यस और नो? यही आएगी ना, है ना? साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिख दिया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की फोटो है ना, 2 स्टेप मैंने डायरेक्ट कम कर दी। अब देखो इसमें 2x से 2x कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे 6, उसको 6 को बाहर बुला लो तो वो 1/6 बाहर हो जाएगा। देखो अंदर ब्रैकेट लगाना, लेकिन अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इस 1/6 दोनों फंक्शन के लिए है। तो इंटीग्रेशन में रूट 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन में रूट 2x माइनस 3 dx, और इन दोनों के इंटीग्रेशन मुझे आते हैं, करना आते हैं ना हमको। अभी तो सीखा हमने, यही तो सीखा अभी हमने थोड़ी देर पहले। हो गया, सिंपल है यार, एक स्टेप तो बाकी है बस। देखो इधर कैसे सॉल्व किया, 1/6 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2/3 2x प्लस 3 की पावर कितना 3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, है ना, 2/3 2x माइनस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट। यस और नो? अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर गलती से यहाँ पे 3 माइनस 2x होता तो मैं -2 से डिवाइड लगाता। मैंने पहले बताया है अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव हुआ तो निगेटिव आएगा साइन, लेकिन दोनों जगह पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट रहा है काट दो इसको, कितना जाएगा 1/18 2x प्लस 3 की पावर कितना 3/2 प्लस 1/18 2x माइनस 3 की पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट। यस और नो? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू दी पावर 2 dx। सोल्व करो इसको जल्दी से। जैसा आपको आता है आंसर निकाल के दे दो बस कि ये आंसर आ रहा है इससे। अपनी मेथड लगा लो जैसा आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगर किसी को वो मेथड नहीं आती होगी तो वो क्या करेगा, पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेगा, लेकिन इसको आपको कंसिडर करना है x टू दी पावर n की तरह। कितना जाएगा, सॉरी ये जाएगा ax प्लस बी होल पावर कितना 3 डिवाइडेड बाय 3, ये तो हो गया x की पावर n अपॉन n, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, तो उससे लगा दो डिवाइड प्लस कांस्टेंट, खत्म, सिंपल है। तो अगला टाइटल मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। ठीक है, जो बातें हम अभी लीनियर फंक्शन की कर रहे थे वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट है कि अगर इंटीग्रेशन में कहीं पर ax प्लस बी की पावर n dx दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे इसको ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू a प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो? इसको उससे जनरलाइज कर लो ना, जनरलाइज कर लो, पावर 2 की जगह मैंने n लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली सेकेंड
अगर इंटीग्रेशन में e की पावर कहीं पे लिखा ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो देखो e की पावर x की तरह इसको कंसिडर करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाना नहीं भूलें। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली सबके साथ ऐसा ही होगा। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन में a की पावर पी एक्स प्लस क्यू लिख देता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p लॉग बोलो a बेस e प्लस कांस्टेंट, और ये p कौन है, x का कोफिशिएंट है, उससे मैंने डिवाइड लगा दिया। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है 2-3, इस पे हमें बात करना है, ठीक है। इसको ना भी याद रखो तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान अपने आप ही सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इसको लिखो, मैं उधर का रफ कर देता हूँ तब तक। हो गया, लिख लिया, ऑल राइट। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी टाइप अगर कोई फंक्शन हो तो ये 1/x की तरह काम करेगा। इसका हो जाएगा ln x, और x में यहाँ पे देखो लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगा दिया प्लस कांस्टेंट, सिंपल है। तो ये कुछ 3-4 वेराइटी हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख ली थी, देन फिर कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर करें बात? देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, क्या आंसर आएगा इसका? सॉरी फिर से -1/2 cos 2x प्लस सी। वेरी गुड। कैसे सोचा इसको? देखिए सबसे पहले sin 2x का सोचा तो cos 2x हो गया, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगा दिया। sin 2x का माइनस cos 2x और x के कोफिशिएंट का डिवाइड प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली इसका आंसर क्या आएगा? cos 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 प्लस सी। ओके, तो जाएगा माइनस cos 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ये लीनियर फंक्शन की इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल।